मास्टरकैम 2021 और इसमें हमारे पास एक 3D मॉडल है जिसकी मुझे मशीनिंग करनी है। तो हम इसकी रफिंग भी करेंगे, री रफिंग भी करेंगे और फिनिशिंग भी करेंगे और साथ के साथ देखेंगे कि तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम चलाएंगे यहाँ पे एरिया रफिंग। एरिया रफिंग का मतलब है कि हमारे को मोटा मोटा मटेरियल रिमूव करना है और उसके लिए मैंने 2 mm मटेरियल वॉल पे छोड़ दिया। फ्लोर पे मैं कोई मटेरियल नहीं छोड़ रहा, इसको 0 कर दूँ। तो अभी यहाँ पे एंटिटी 0 है। तो एंटिटी 0 का मतलब है कि मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे किस एरिया की मशीनिंग करनी है। तो मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, एंड सिलेक्शन करूँगा, तो ये देखो उसने सारी एंटिटीज ले ली। और सेकंड चीज़ जो मुझे चाहिए वो चाहिए टूल। तो क्योंकि पहले मुझे रफिंग करनी है तो इसलिए मैं एंड मिल ले लेता हूँ एक 20 mm का। ठीक है, एक बारी 20 mm का चला के देखते हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो चेंज करके देखेंगे। और कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, मॉडल ज्योमेट्री में एंटिटी दी, वॉल्स के लिए ऊपर स्टॉक दिया 2 mm का और टूल दिया। ओके करता हूँ। तो ये देखो ये कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे नीचे देखो लिखा हुआ आ रहा है। तो ये हमारा जो ग्रीन कलर की दिख रहा है सिंबल, इस सिंबल का मतलब है कि इंतज़ार करना है कि हमारी प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है, मतलब वो कैलकुलेट कर रहा है। तो ये हमारा टूल पाथ देखो उसने क्रिएट कर दिया। अगर हम यहाँ के इसको चला के देखें तो चलाने से पहले हमारे को स्टॉक देना पड़ेगा। तो हम पहले वैल्यू भरते थे, अब ज़रूरत नहीं है। बाउंड्री बॉक्स लेंगे और ये बॉडी को सिलेक्ट कर लें तो वो ऑटोमेटिकली बाउंड्री बना देगा। अच्छा, ओके करेंगे तो XYZ उसने तीनों वैल्यू ले ली। ओके कर देते हैं और थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। हाँ हो गया ना। अभी मैं इसको वेरीफाई करके देख सकता हूँ। क्योंकि हमारा रफिंग का ऑपरेशन है तो इसलिए मैं इसमें स्टेप पावर वगैरह बढ़ा सकता हूँ। टूल भी देखो 20 mm का है तो मैं थोड़ा और बड़ा टूल भी यूज़ कर सकता हूँ 50 mm का, क्योंकि मुझे मोटा मोटा मटेरियल कटिंग करनी है। तो ये कुछ इस तरीके से कटिंग करेगा। चाहें तो हम साथ में टूल पाथ भी देख सकते हैं यहाँ से। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसका बेस्ट तरीका क्या होता है देखने का, कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे साथ साथ करके देखोगे ना आप तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अभी ये बहुत टाइम लगाएगा। हाँ वैसे तो इतना ही चाहिए इसको, ये सही बना हुआ है, पर हम सिर्फ टाइम सेव करने के लिए और अच्छे से देखने के लिए इसका डेप्थ ऑफ कट बढ़ा देते हैं। अब डेप्थ ऑफ कट कहाँ से बढ़ेगा, कटिंग पैरामीटर में जाएंगे तो ये स्टेप डाउन है। अभी 2-2 mm का कट लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और मैं थोड़ा टूल भी बड़ा कर देता हूँ, तो उससे हमारे को मॉडिफाई करना भी आ जाएगा, या मैं यहाँ से बड़ा टूल भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो 50 mm का फेस में ले लेते हैं और ये जो ट्रकोइडल मोशन है इसको मैं बंद कर दूंगा। ये गोल गोल के घूम चल रहा है, हमारे को स्ट्रेट ही चलाना है। इसको ऑफ कर देंगे तो हमारा टूल जो है स्ट्रेट चलेगा, तो उससे हमारा थोड़ा ज़्यादा टाइम सेविंग भी होगा। गोल गोल तब घुमाना जब हमारा मटेरियल हार्ड हो जिसको मुझे कटिंग करनी है। अगर मेरा मटेरियल हार्ड है तो मैं उसको अलग तरीके से कटिंग करूँगा, और अगर फिनिशिंग है तो सॉफ्ट मटेरियल है तो अलग तरीके से। अब देखो ये दिख रहा है, जो ब्लू कलर की लाइंस हैं वो कटिंग की लाइंस हैं, जो येलो कलर की लाइन है वो रीट्रैक है। भाई यहाँ से उठ के टूल इधर आए। अब हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे। तो एक मेरे को ये भी बड़ी दिक्कत आ रही है कि मुझे बार बार इसको मॉडिफाई करके वेरीफाई करके देखना पड़ता है। तो उसका एक बड़ा अच्छा हल है हमारे पास। ये देखो इसने कटिंग कर दिया, टूल पाथ बंद कर देते हैं।
तो हमारे को कुछ भी बताने की नहीं जरूरत पड़ी। 2D टूल पाथ पे हमारे को कर्व वगैरह बतानी पड़ती थी, इसमें हमने उसको सीधा 3D मॉडल बता दिया कि मुझे ये बनाना है, और उसने उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली चूज़ कर लेना भाई पाथ कौन सा होना चाहिए, कहाँ कहाँ जहाँ पे टूल जा सकता है वहाँ वहाँ वो कटिंग कर देगा, जहाँ पे टूल जा नहीं सकता वो वाला जगह छोड़ देगा मटेरियल। अब जैसे ये रेड कलर का मार्क आया तो इसका मतलब ये यहाँ पे टच हुआ है टूल पार्ट के साथ, तो इसका मतलब ये इसमें हमारे को कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, रीट्रैक वगैरह चेंज करना पड़ेगा और कई चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। जैसे पैरामीटर में जाके मैं इसके लिंकिंग पैरामीटर में जाऊंगा और ये क्लियरेंस को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि टूल हमारा बड़ा है तो उसकी वजह से वो उसके बीच में जाके, यानी कहीं पे एक्सीडेंट होगा तो हमारे को पहले से ही दिख जाएगा कि ये वाला जो टूल है सही कटिंग कर रहा है कि नहीं कटिंग कर रहा है। ठीक है, और इसकी जगह मैं अगर एंड मिल ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फेस मिल की जगह पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एंड मिल। तो एंड मिल भी हमारे पास है, 50 का भी अवेलेबल है, 50 से बड़ा भी अवेलेबल है, और इसको कर देंगे दोबारा से जनरेट। तो ये हमारा रफिंग का ऑपरेशन हो गया। अब मैं देखना चाहता हूँ बिना वेरीफाई किए कि मेरे पास कहाँ कहाँ मटेरियल बचा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा स्टॉक मॉडल के अंदर, और स्टॉक मॉडल में मैं उसको कहूँगा कि इनिशियल स्टॉक जो है मेरा, इनिशियल स्टॉक वो हमारा जो हो, हमने रेक्टेंगुलर नहीं लेना, हम चाहते हैं कि स्टॉक सेटअप में जो हमने स्टॉक सेटअप करते हुए स्टॉक दिया है वही वाला आ जाए। तो स्टॉक सेटअप करेंगे तो देखो वही वैल्यूज आ गई। इसका कोई अच्छा सा नाम रख देते हैं, ठीक है। इसका कलर भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ अपनी मर्जी से कौन सा कलर होना चाहिए, और सोर्स ऑपरेशन कौन सा होगा, ऑपरेशन मेरा ये वाला होगा, इसको देखना चाहते हैं हम। और कंपैरिजन करके भी देख सकते हैं हम स्टॉक को, कि मैं उसको बता दूंगा मेरे पार्ट मेरा ये है, स्टॉक उसको हमने दिखा दिया और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये स्टॉक क्रिएट हो जाएगा अभी एक सेकंड में। तो मुझे बार बार वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ही हमने ये स्टॉक मॉडल बना दिया, तो जब भी मैं इस मॉडल को, इस टूल पाथ को चेंज करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट होके हमारे को दिखाने लगेगा। कई बार ना ये टाइम लगाता है तो हम इसको छोटा करके देख सकते हैं। जैसे कटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो ये दिखा दी है। नहीं, ये कटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारे को कलर दिखा रहा है कि कहाँ पे कितना मटेरियल बचा है। अगर 0.5 से ज़्यादा का मटेरियल बचा होगा तो रेड कलर हो गया, इसका कलर चेंज भी कर सकता हूँ मैं, कोई और कर देता हूँ। तो ये हमारे को दिखाएगा कि कहाँ पे कौन सा कलर है। थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। जब भी ये हरे कलर की आइकन आए तो इस मॉडल को छोटा कर लो, जूम, तो उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन में उसको ईज हो जाता है और वो जल्दी से कैलकुलेट कर लेता है। अभी तो हम क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसलिए हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं, अदरवाइज अगर ये विंडो आए ना, हरे वाला जो सिंबल आ रहा था, तो मैं अगला ऑपरेशन कर सकता हूँ साथ साथ, वो पीछे अपना बैकग्राउंड में चलता रहेगी कैलकुलेशन, तो उससे भी हमारा टाइम सेव हो जाए। तो जहाँ जहाँ मटेरियल बचा हुआ है 0.5 से ज़्यादा, वहाँ वहाँ देखो येलो कलर, तो हमारे को बार बार वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कुछ भी चेंज करूँगा इसमें पैरामीटर में, मान लो मैंने कटिंग पैरामीटर में जाके ये जो स्टेप ओवर है ना, ये 45% है, इसको मैंने मान लो 40% कर दिया, तो मुझे वह वेरीफाई में दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। मैं इन दोनों को रीजनरेट दबाऊंगा तो ये दोनों जने
रीजनरेट हो जाएंगे और वेरीफाई भी मुझे यहीं पे करके दिखा। ग्रीन वाले की प्रोसेसिंग चल रही है, येलो वाले की प्रोसेसिंग पेंडिंग है। अभी ये देखो, अब ये ग्रीन हो गया। ये ऑपरेशन है इस टाइम हम जब कर रहे हैं, ये है रफिंग का। रफिंग के बाद मैं एक और टूल पाथ चलाऊंगा बुल मिल के साथ, री रफिंग का, और उसके बाद फिनिशिंग का टूल पाथ चलाऊंगा। तो ये देखो ये मटेरियल आ गया। अगर मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ तो मैं हाइड कर देता हूँ, इसको शो कर लेते हैं। तो री रफिंग का ऑपरेशन करने के लिए मेरे को क्या करना है, इसी टूल पाथ को अगर मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से और यहीं पे पेस्ट कर दूँ, तो देखो एक टूल पाथ और क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके पैरामीटर में जाके इसको बोलूँगा कि मेरा स्टॉक कौन सा है। स्टॉक मैंने कहा जी रेस्ट मटेरियल है वन अनदर ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? जो ये वाला जो स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है नहीं। तो हमने उसको स्टॉक बता दिया कि ये वाले मटेरियल को काटना है, किस टूल से काटना है, तो मुझे ऑब्वियस है टूल भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से फिल्टर में जाके बुल नोज ले सकता हूँ 12 mm का, जिसके कॉर्नर पे 0.5 का रेडियस है, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास 2 mm मटेरियल बचा हुआ है, मुझे पता है मैंने 2 mm मटेरियल छोड़ा था, तो यहाँ हम 0.5 कर देते हैं। ट्रिकॉर्डल मोशन मुझे नहीं चाहिए। एंट्री कैसे लेगा? हेलिकल एंट्री लेगा और ओके कर दे। कोई डेप्थ देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमने टूल चलाना, उसको टूल बताना भी कौन सा टूल। अब ये टूल वहीं जाएगा जहां जहां पहले वाले ने मटेरियल छोड़ा था, क्योंकि हमने उसको किस मटेरियल को कटिंग करनी है, हमने कहा कि ये स्टॉक मॉडल को कटिंग कर, तो इसको बस रीजनरेट दबाने की जरूरत है। थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, थोड़ा सा इंतजार करना, क्योंकि हमने कट 0.5 का बना दिया ना, तो इसलिए वो उतना ही टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में। हमारी जो है टूल पाथ जो है क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस टूल पाथ का भी स्टॉक मॉडल एक और क्रिएट कर लूँगा, ताकि मुझे अब की बार स्टॉक मॉडल नहीं लेंगे हम, अब की बार हम कैम स्टॉक 1 लेंगे, भाई जो पहले वाला जो हमने बनाया। ठीक है। तो हम इसका नाम रख देंगे कैम स्टॉक 2, और इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि देखने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अब इसका सोर्स क्या होगा? सोर्स ये वाला टूल पाथ होगा, सेकंड वाला। स्टॉक कंपेयर सेम ही होगा कि हमने मॉडल के साथ ही कंपेयर करना है, तो मॉडल सेलेक्ट कर ओके। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, ये हो गया है, इसको करेंगे। अब देखो ये यहाँ इसने जो है मटेरियल छोड़ा है, वो दिखा रहा है हमारे को कहाँ मटेरियल बचा है। तो नेक्स्ट तीसरा ऑपरेशन जो हमारे को करना है वो है फिनिशिंग का। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल पाथ है, इक्वल स्केल अप है, हाइब्रिड है, कंटूर भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ हाइब्रिड। तो हाइब्रिड से हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट ऑल कर देंगे, पूरी बाउंड्री मेरे को चाहिए, सारी चीज़ को कटिंग करनी है, और स्टॉक को कर देंगे 0। ये हाइब्रिड जो है फिनिशिंग का टूल पाथ है, मतलब पहले मैंने रफिंग करी, फिर मैंने री रफिंग करी, और उसके बाद मैंने फिनिशिंग करी, ठीक है। और टूल पाथ कंट्रोल के अंदर मैं बाउंड्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना।
हम्म, और उसको टूल दे देते हैं। अब क्योंकि फिनिशिंग का ऑपरेशन है तो हमारे को एक बॉल मिल चाहिए, तो मैं यहाँ से बॉल मिल ले लेता हूँ। तो 6 mm का बॉल मिल ले लेते हैं। कटिंग पैरामीटर में देखो यहाँ पे क्लिम भी है, कन्वेंशनल भी है, जिगजैग भी चला सकते हैं, वन वे भी चला सकते हैं। कितने का स्टेप डाउन चाहिए? अब मुझे पता है कि पॉइंट वहाँ पे 5 मटेरियल था, तो इसको 0.2 कर देता हूँ। ठीक है, लिमिटिंग एंगल ठीक है, स्टेप ओवर भी ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस ओके करना है हमारे को। अच्छा, एक चीज़ रह गई वैसे, चलो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब ये वहीं वहीं चलेगा जहाँ जहाँ इसकी सरफेस है, क्योंकि हमने सरफेस के अकॉर्डिंग उसको बोला, हमने स्टॉक के अच्छा। अकॉर्डिंग नहीं बोला। उसको नहीं पता कि पहले कोई स्टॉक हम्म, बचा हुआ है या नहीं है, उसने तो इस मॉडल को देखना है और इस मॉडल के हिसाब से वहाँ वहाँ चल जाना है जहाँ जहाँ उसकी सरफेस है। हम्म, हम्म, इसको छोटा कर, अब जैसे ये सिमुलेशन हो जाएगा फिर मैं इन तीनों का पोस्ट प्रोसेस करूँगा कि इसका प्रोग्राम कैसे जनरेट करना है, और फिर हम इसकी सिमुलेशन में भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है, और एक इसका शीट सेटअप भी करेंगे। हम्म, भाई अगर मेरे को एक शीट सेटअप भी तो चाहिए ना ऑपरेटर और प्रोग्रामर के अच्छा। लिए, कि उसको क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। या तो, तो ये टूल पाथ हमारा क्रिएट हो गया है। ये देखो ये एग्जैक्टली उस सरफेस के ऊपर ही है, काफ़ी अच्छा बन गया ये। हम्म, इसको वेरीफाई करके देखेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से नज़र आएगा ये, दिखाता हूँ मैं अभी। पर ये हमारा फिनिशिंग का ऑपरेशन हो गया, रफिंग का भी हो गया, री रफिंग का भी हो गया, और फिनिशिंग का भी हो गया। तो हमारे को अब नेक्स्ट ये, चीज़ जो हमारे को करनी है, ये देखो हम्म, ये हमारा रफिंग का टूल पाथ है, ये री रफिंग का टूल पाथ है, और ये फिनिशिंग का टूल पाथ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टूल पाथ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम्म, ऑप्शन है सेटअप शीट। हम्म, तो सेटअप सेटअप शीट में वो कई चीज़ें हमारे से पूछता है कि हमारे को क्या क्या चीज़ चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ठीक है, तो हम करेंगे हम्म, मास्टर क्या रफ नाम रख देते हैं। ठीक है, रफ हम्म, एंड फिनिश, जो भी नाम दे सकते हैं। बाकी रिवीजन नंबर कितनी है, ड्राइंग नंबर कितना है, प्रोग्रामर जी, का क्या नाम है, कस्टमर का क्या नाम है, कोई नोट डालना है वो भी डाल सकते हैं। क्या क्या हम्म, चीज़ चाहिए, इमेज चाहिए, यूज़र कलर चाहिए, है ना, WCS चाहिए, व्यू ऑफ ओरिएंटेशन चाहिए। हम्म, तो जैसे ये मॉडल पड़ा होगा ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है, हम्म, जैसे ये पड़ा होगा वैसी फ़ोटोएँ आएंगी, इसलिए पहले इसको सही तरीके से रख लेना है। और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रही है ऐड इमेज, हम्म, है ना, तो ये देखो यहाँ पे हम्म, कैप्चर की भी ऑप्शन है। तो ये एक इमेज ऐसे रख लेते हैं हम, इमेज क्रिएट, ओके करेंगे। डिफ़ॉल्ट में चाहिए, असेंडिंग में चाहिए, डिसेंडिंग में, हम तो डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू चाहिए हमारे को, ओके कर देते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। तो ये देखो ये टूल पाथ की भी फ़ोटो ले रहा है, मॉडल की तो ले ही लिया है, तीनों टूल पाथ की फ़ोटो लेगा और सारी चीज़ों की फ़ोटो हम्म, लेगा। हम्म, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। तो ये देखो ये इसने हमारे को खोल के दे दी, मास्टर कैम शीट सेटअप में खोल रहा। तो जो भी हमने नाम दिए हैं, है ना, नाम हम्म, दिया, कस्टमर का नाम दिया, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, डेट भी आ जाएगी, टाइम भी आ जाएगा। हम्म, जो भी हमारे को इसमें कुछ भी यूज़ किया हमने, जैसे साइजेस क्या हुए, स्टॉक के साइज़ क्या है, वो बता रहा है हमारे को। जो जो हमने टूल यूज़ किया हम्म, उसकी स्पेसिफिकेशन पूरी डिटेल में दिखा रहा है हमारे को।
कौन सा टूल पाथ है, उसमें कितना स्पिंडल स्पीड है, फीड रेट कितना है, रीट्रैक्ट लेंथ कितना है, डेप्थ कितनी दी हमने, स्टॉक के लिए कितना दिया, सारी डिटेल में हमारे को समझा सारे टूल पाथ्स। जी तो इस फाइल को मैं प्रिंट भी निकाल सकता हूँ, पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, सेव एज करके किसी को मेल भी कर सकता हूँ, या ऑपरेटर के लिए भी मेल कर सकते हैं इसको सेव एज। सारे फॉर्मेट है हमारे पास, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है, पीडीएफ फॉर्मेट है, तो इसको पीडीएफ में करके मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा शीट सेटअप का प्रोसेस था। और उसके बाद मैं यहाँ पे टूल पाथ पे क्लिक करके ये G1 पे क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये हमारी एक NC फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर सारे टूल पाथ का प्रोग्राम होगा। थोड़ा सा इंतजार करना, ये कोड ये देखो नीचे कैलकुलेट कर रहा है 69%। तो ये कोड एक्सपर्ट के नाम से फाइल आती है, जो भी हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा है उस फाइल के नाम से NC फाइल ओपन हो जाएगी। इसको कॉपी कर लेता हूँ, नाम को सेव कर लेता हूँ। तो मेरा आज का मकसद ये था कि आपको ये दिखा सकूं कि एक मॉडल जब मेरे पास आया तो उसमें मैंने रफिंग की, री रफिंग की, फिनिशिंग की, फिर उसके बाद उसको स्टॉक सेटअप किया ताकि मुझे बार बार वेरीफाई करना ना पड़े और नेक्स्ट ऑपरेशन को कहाँ चलना है उसको वो बताया जा सके। प्लस हमने शीट सेटअप देखा और उसके बाद NC प्रोग्राम जनरेट कर रहे हैं। तो एक तरीके से रोज हमारे को हर एक ऑपरेशन के साथ यही कुछ करना पड़ेगा। ये हो सकता है मुझे कभी रफिंग ना करनी पड़े, सीधा फिनिशिंग का टूल पाथ बनाऊं, है ना, तो वो सब कुछ किया जा सकता है। तो ये हमारा देखो प्रोग्राम जनरेट हो गया, इसमें रफिंग भी है, री रफिंग भी है, फिनिशिंग भी है, तीनों टूल पाथ है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस था जिसको हमारे को फॉलो करना था, रफिंग का भी, री रफिंग का भी और फिनिशिंग का भी। ठीक है, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया है। वीडियो जो भी आप देखते हो साथ साथ करके देखनी है, और जब भी प्रैक्टिस करनी है तब भी वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट भी कर सकते हैं, फिर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करना।